अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, ड्रामों का रिव्यू हाजिर है। रिवर्स से शुरू करते हैं। दिल नादान और इश्क जुनून की पहली किस्त आई थी। दिल नादान कहाँ तक पहुंचा, उसके बाद गैर, और फिर बात करेंगे जफा के ऊपर। दिल नादान से शुरू करते हैं। दिल नादान जो है वो ड्रामा इस वक्त अपने पीक के ऊपर जा चुका है। 26-27 किस्तें उसकी हो चुकी हैं और इस ड्रामे के हवाले से जो शुरू से मेरी राय है वो मैं उसी पे कायम हूँ। इसका जो स्टाइल है वो पाकिस्तानी ड्रामों वाला स्टाइल नहीं है। वो बस ऐसी टुकों बोंगियाँ और तुकें जो हैं वो टिका के भरी हुई हैं। अदाकारी के अंदर कोई डेप्थ नहीं है। एक आध अदाकार के अलावा, दादों के अलावा या फिर जुनैद जो बाकी कोई भी अदाकारी के ना तो उनके जो करैक्टर हैं वो समझ आ रहे हैं कि उन्होंने कंसीव कैसे किए। ख़ासतौर पे ज़ावियार का करैक्टर देखें, वो बहुत ही उस तरह का दिखाया है, कुछ समझ नहीं आती कि वो नायाब की गैर मौजूदगी में नायाब के हमदर्दी जताता है, सामने आकर गुस्सा करना शुरू हो जाता है। चलें ठीक है, समझ आती है कि उसका गुस्सा कहीं कहीं बनता है कि वो समझ नहीं पा रही उसको और वो उसको समझा नहीं पा रहा, लेकिन बिल्कुल ओवर रिएक्ट करता है किसी जगह पे जो भी है। यहाँ पे इस ये जो किस लगी है इसमें भी जिस तरह एक दफ़ा कहते हैं कि तानिया जो है वो जनाब साहब गई हुई हैं अपनी अम्मी के घर, वो तो वो ज़ावियार कहता है चलो मैं वहीं पे मिल आऊँगा। पहले कहते मैं तानिया को मिलता हूँ जिस टाइम उसका वो हॉस्पिटल में सारा कुछ हो जाता है। उसके बाद तो जनाब वेरी नेक्स्ट सीन, एक सीन गुजरता है बीच में, जनाब तानिया साहिबा जो है वो दवाई लेके किचन में जबीला के पास आ रही होती हैं। हालांकि वो कहा होता है पहले कि वो वहाँ पे गई हुई, वो वहाँ से किस टाइम आई है। हालांकि वो फ़ोन भी करता है उनकी वालदा को, उस टाइम शायद वहाँ पे थी वो। इस तरह की टाइमिंग का कोई ख्याल नहीं रखा गया। इसी तरह बस वो एकदम जिन्नों की तरह हाजिर हो जाते हैं करेक्टर। और उसके साथ जो काशिफ हैं वो गजनफर साहब, वो अपनी माँ के आगे गन तानते हैं पहले गन निकाल के जनाब सब रखते हैं उसके ऊपर टेबल पे। अब वो गन जो थी वो एक्सेप्शनल थी इस सीन में। गन को हाईलाइट किया जाना बहुत ज़रूरी था जब वो टेबल के ऊपर रखते हैं। तो माँ जो उसकी है वो पहले तो बातें सुनती है, सारा कुछ बड़ी अच्छी अदाकारा है, लेकिन वो गन का नोटिस ही नहीं करती। आप देखें जिस टाइम वो टेबल पर रखते हैं वो देखती भी नहीं उसकी तरफ, गन की तरफ। मतलब है कि एक बेटा अपनी माँ के सामने गन रख रहा है, बाद में उसके ऊपर तान भी लेता है, लेकिन वो अननोटिस है। मतलब ये सीन जो है ये डायरेक्टर या राइटर के समझाने के हैं। और टाइमिंग बड़ी चीज़ होती है कि जनाब उसके ऊपर चौंकना, उसके ऊपर वह क्या करना। अब अगर आप गन में वो नोटिस ना, वो गन की तरफ देख रही है ना उसकी तरफ देख रही है, वो हैरान परेशान है कि बेटा क्या कर रहा है, लेकिन पहले से वो परेशान हो चुकी है। पहले से वो कह रही होती है कि तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत हर्ट किया है, लेकिन जिस टाइम गन निकाल के रखता है तो उस टाइम तो उसको और ज़्यादा देखना चाहिए था हैरानी से। उसके अंदर परेशानी भी होती है और दुख भी होता है, और गन की तरफ देखती और पीछे से उसके डायलॉग चल रहे होते जनाब थोड़ा, और गन की तरफ वो हैरानी से परेशानी से देख रही होती कि ये क्या है, बिल्कुल हक्का बक्का होकर देख रही होती। उसने नोटिस ही नहीं किया दादों ने, वो जो उसकी माँ है खैर गजनफर की, बेजी जिसे कहते हैं, तो वो भी। और मतलब इस तरह की चीज़ें जो बिल्कुल चल रही हैं, वो तान भी लेता है, और टाइमिंग भी बड़ी कई जगह अजीब सी है, बहुत जल्दी में सारा कुछ है। वो बिल्कुल समझ से बालातर है। तो ये दिल नादान ऐसे ही चल रहा है। इश्क जुनून की पहली किस्त थी और ये कभी मैं कभी तुम की जगह आया है। देखते हैं उस तरह का, उस तरह की तवज्जो ले पाता है या नहीं। पहली किस्त के हवाले से अगर देखा जाए, कहानी तो ज़रा नॉर्मल सी लग रही है, क्योंकि ये नौकरी लेने जाना हीरो के पास, लड़की का भी वो गिरहे गिरहे चल रहा था, वो मैंने बीच में छोड़ा है। उसकी 2-3 किस्तें देखे, वो जिन वाला जो था वो हारिस वहीद है जिसमें, तो वो कोई कहानी के हिसाब से देखा जाए इतना इम्प्रेसिव उस तरह से नहीं है अभी स्टार्ट हो उसका। आगे जाके क्या उसका रुख इख्तियार होता है देखते हैं। लेकिन महमूद असलम साहब का इसमें है काफ़ी गैप गैप से आते हैं। रक्से बिस्मिल और दो बोल भी उन्होंने किया था। तो महमूद असलम साहब की कोशिश ये होती है, विच इज़ फाइन, कि बुलबुले से हट के वो किरदार, तो वो बुलबुले से तो हट के होता है, लेकिन उस तरफ ठीक है। पीर का एक अच्छा किरदार था उनका रक्से बिस्मिल वाला। दो बोल वाला भी इस तरह का ही था, वो ये भी उसी तरह से मिलता जुलता है। तो वो कोशिश ये करते हैं कि वो बुलबुले वाली लुक, यानी कॉमेडी, लाइट कॉमेडी वाली साइड पे ना आए। शबीर जान साहब भी हैं। इन दोनों का आगे जाके क्या किस तरह का होता है। शहरयार मुनव्वर है, उनका भी रद्द खत्म होता है। देखते हैं अपने रद्द से इसको निकाल पाते हैं। रद्द वाला जो था स्टाइल, क्योंकि रद्द में अमीर थे, उसमें बॉडी लैंग्वेज, शोल्डर सादा दिखाया बंदा और हर चीज़ सहने वाला, वो बड़ा उन्होंने किया था। लेकिन इसमें देखते हैं वो कितना निकालते हैं, अपनी डायलॉग डिलीवरी से निकलते हैं उस ड्रामे से। उशना का ऑलरेडी ये ड्रामा चल रहा है इस वक्त गैर, जिस पे हम अभी आते हैं बाद में, लेकिन उशना इसमें ज़रा मामूली से कपड़े पहने हैं और मामूली से मेकअप किया है इसके अंदर बिल्कुल। और जो किरदार के हिसाब से शुरुआत में वो अच्छी लगी है, और ख़ासतौर पे उनकी वालदा जो उशना की, और वालदैन दोनों, बल्कि वालिद भी वो बहुत अच्छे हैं। वो हाशमी नाम है उनका, पता नहीं कौन से हाशमी है, लेकिन बहरहाल वो उनकी जो वालदा बनी हुई है
उन्होंने वो बहुत अच्छा काम करती हैं और बहुत अच्छा इसमें भी कर रही हैं। और जो वालिद साहब हैं वो भी बहुत अच्छा मंजे हुए अदाकार हैं, मतीन साहब, मैं तो उन्हें मतीन साहब ही कहता हूँ। वो भी बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। इसके अलावा उनका जो मंगेतर है वो भी, वो लंबे वाला, वो भी ज़बरदस्त कर रहा है। आगे जाके कहानी के अंदर कितनी जान पड़ती है, डायरेक्शन कितनी अच्छी होती है, अदाकार अपनी अदाकारी में कितने अच्छे होते हैं, ये तो आने वाला टाइम बताएगा, आने वाली किस्तें बताएंगी। अब आते हैं गैर की तरफ। गैर ड्रामा जो है वो भी अपनी पीक के ऊपर है। और सबा परवेज, फुफ्फो फुफ्फो पहली दफ़ा अच्छी दिखाई। ड्रामों में अक्सर दिखाते हैं ना कि फुफ्फो सही नहीं है, वो खैर इसी में एक फुफ्फो दूसरी भी है तहरीम, वो बुरी दिखाई है, लेकिन एक इंतहाई अच्छी दिखाई है। और आगे जाके सबा परवेज का तहजीब का यानी कि किरदार जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये मेन किरदार आगे जाके बनेगा। वसीम अब्बास ने जहांगीर के किरदार में अब जो एक ट्विस्ट लिया है, अच्छे अच्छे बन रहे, अच्छे अच्छे हुए हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। सालिस और जो अपने किरदार में ठीक जा रहे हैं, और सालिस के साथ साथ जो उशना शाह हैं वो बहुत अच्छा अपना किरदार निभा रही हैं। तहरीम उनकी फुफ्फो दूसरे अच्छा कर रही हैं। फरहान आगा का कम किरदार है लेकिन अच्छा जा रहा है। फरजाद बहुत अच्छा जा रहे हैं। कहानी की ड्रामे की डायरेक्शन बड़ी शानदार है, उसमें डेप्थ है, जो मैं कह रहा हूँ ना, दिल नादान में जो एक लैकिंग है उसकी ड्रामे के अंदर डेप्थ की, वो इसमें आपको नजर आती है। फिर यासिन नवाज साहब बाकी सीन को क्रिएट भी करते हैं, उनकी लाइटिंग का भी एक अपना अंदाजा है इसमें भी। आप इसमें देखेंगे एक जगह वो वहाँ पर अपना लैपटॉप मैक जो है वो खोल के बैठे हुए हैं और वीडियो कॉल कर रहे हैं शिफा के साथ। शिफा मोबाइल पे है, ये गालबन अपने मोबाइल पे है, या मोबाइल पे है या सिस्टम पे है। वो सिस्टम की लाइट, जब कमरे की लाइट हो तो सिस्टम की लाइट आपके फेस के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, इतना ज़्यादा ये असर नहीं डालती कि आप उसको वो नज़र आती है। लेकिन यासिन नवाज साहब जो है एब्स्ट्रैक्ट लाइटिंग क्या है, लेकिन क्योंकि इसमें सोर्स ज़ाहिर है लाइट का, तो सोर्स ये है कि जो लैपटॉप की लाइट है वो नीली एक साइड से पड़ रही है, अब अगर मैं हम आपको दिखा भी पाएँ, और दूसरी साइड से जो है उनके चेहरे के ऊपर दूसरी लाइट है जो रूम की लाइट है, तो दोनों की मिक्स करके उनके आधे चेहरे पर लाइट कोई और है, आधे चेहरे पर कोई और है। तो जिससे मैं कह रहा हूँ कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन जो सोर्स है वो मैक की लाइट, कमरे की मौजूदा लाइट का, या तो कमरे के अंदर लाइट बंद हो तो टोटल फिर आपके ऊपर नीली का आप दे सकते हैं, ब्लू हो वो उसका, तब भी शायद इतना ना है, लेकिन फिर दे सकते हैं। लेकिन जब आपकी ये वाली लाइट इतनी ज़्यादा है तो आपको वो वाली लाइट देने की इतनी ज़्यादा समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि वो लाइट आपके चेहरे के ऊपर असर, अभी मेरे सामने यहाँ पे कंप्यूटर आगे रख दें, ये जो नेचुरल लाइट आ रही है या इधर से एक लाइट आ रही है, तो इसको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी वो मेरे ऊपर कंप्यूटर की लाइट डोमिनेट कर ही नहीं सकती वो नीले वाली। तो इसमें ज़ाहिर है। अच्छा, ये सीन आप देखें ज़रा पहले, फिर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ शिफा के साथ जो बात कर, देखिएगा। कोई रिलेशन नहीं है मेरा वफा से, बनाने में भी वक्त नहीं लगेगा, तुम्हें पता है। नाज़रीन आपने देखा। अब मैं आपको एक और सीन दिखाता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यासिन नवाज साहब को ये कोई फेवरेट कॉम्बिनेशन लगता है। वैसे हमने वखरी का जब रिव्यू दिया था वो आप जाके देखें, और इरम बिलाल महबूब का इंटरव्यू किया था, इरम परवीन बिलाल महबूब, इरम परवीन जो उसकी डायरेक्टर थी, तो उस टाइम हमारा भी नेचुरली ये था। लेकिन एक ग्रॉसरी करने जाती है उशना शाह वहाँ पे अपने खावंद के साथ, सालिस के साथ, वहाँ फरजाद के साथ टाकरा हो जाता है, वहाँ पे भी यही वाली लाइट डाली गई थी। उसमें भी चले स्टोर में बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है कि ये वाली लाइट जो है इस साइड से है। ओवरऑल गैर जो है वो बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, और डायलॉग बहुत अच्छे हैं इसमें, जहाँ पे ख़ास तौर पे दुआ मांगती है, जो वफा दुआ मांगती है, वो दुआ में मांगते हुए सीन बहुत अच्छा, बड़े अच्छे तरीके से बैठी हुई है। अगर हम आपको दिखा पाए, देखिएगा। नया घर, किसी और का घर। फिर एक मुनव्वर सईद, और डायलॉग बड़े अच्छे हैं, कहेंगे लाइटर उसमें मुनव्वर सईद साहब अपनी बीवी को, यानी दादा, अपनी जो इनके किरदारों के दादा और दादी हैं, वो अपनी बीवी को यानी दादी को तंग करते हैं। जब वो तंग करते हैं तो वो तंग पड़ती हैं, तो कहती है आज आपका आला कहाँ है, आज आपने आला लगाया हुआ है, कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल काम करो सुनने वाला, तो वो बड़ा अच्छा एक वो लगा हमें। अब आते हैं जनाब अगले ड्रामे की तरफ, जफ़ा की तरफ। जफ़ा के अंदर भी डेप्थ है बाय द वे, उसका OST मुझे बहुत पसंद है। और शुरू में मैंने कहा था कि हसन का और ज़ारा का ज़्यादा अच्छा चल रहा है, लेकिन हसन का काम कम हुआ है, तो डॉक्टर नुमायर वाली साइड पे जान पड़ी है किरदार के अंदर। पहले नंबर पे तो मैं अगेन कहूँगा ज़ारा की अदाकारी, मारवा हुसैन ने बहुत ज़बरदस्त अदाकारी की है, डेप्थ है उनकी अदाकारी में। आप सीन देखें जो थेरेपिस्ट यानी कि तोसी कैदर के सामने उसने अदाकारी की है, देखिए। मुझे लगता है कि मैं वो सायादार दरख्त हूँ कि जिसकी छाँव में सबको अच्छा लगता है बैठकर, लेकिन कोई दरख्त के बारे में सोचता ही नहीं है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। वो अपने हसन के साथ थी, वो दादों के साथ थी, वो अपने वालिदैन के सामने है,
भले फरा उसकी वालदा इतनी ज़्यादा लग रही है नहीं लग रही, अलग कहानी है, लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा वो था। और डॉक्टर नुमैर ने जो अदाकारी की है ख़ास तौर पे, वो खुश नहीं है, अपनी बेटी का डीएनए करवाना चाह रहा है वहाँ पे भी, जहाँ शीशे के आगे खड़ा होता है और फिर वो कहता है चलो डीएनए करवा लेते हैं बेटी का। वो भी कहानी में ट्विस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। हम उस पर शक नहीं करते। जब बच्चा हो जाए डीएनए करवा लेना। और लेकिन एक जगह जहाँ उसकी वालदा कहती है कि तुम मुझे पूछो, तुम क्यों बाहर आके जब पूछती है, वो कहता है मैं खुश हूँ, हालांकि वो खुश नहीं होता। तो वहाँ पे जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है नुमैर की, इसके अंदर डेप्थ है। अब देखें वो बाजू किस तरह सीधी करके खड़ा हुआ है, जिस तरह उसके अंदर कुछ चीज़ छुपा रहा है या कुछ चीज़ शो करने की कोशिश कर रहा है, वो उस तरह का शो करने की कोशिश कर रहा है जो उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर कुछ और चल रहा है। तो अमूमी तौर पर जब इंसान कुछ इस तरह करता है तो इसी तरह की बॉडी लैंग्वेज होती है, देखिएगा जरा। नहीं अम्मी, मैं वाकई बहुत एक्साइटेड। जाहिर है बेटा, नेचुरल सी बात है, हर एक का यही रिएक्शन होता है। तो देखा आपने बाजू जो है वो उसके। फिर अंदलीब की अदाकारी बहुत अच्छी, खासतौर पे वो जो लैब है इस्लामाबाद में या फेट में, जहाँ पे वो सुनती है कि वो डीएनए करवाने के लिए जाता है, तो वो नज़र तो ऐसे ही आ रहा है कि इनके भी आपस में मामला जो है वो ख़राब हो जाएंगे। अब वो क्योंकि नेक्स्ट किस में कहता भी है कि मैं पता नहीं किस आग में चला हूँ। लेकिन मुझे एक चीज़ अगेन मैं कहूँगा, ये चीज़ समझ नहीं आई कि उन्हें अगर पहले से पता था, शादी से पहले से, तो फिर उन्होंने शादी क्यों की थी? वो इतना अच्छा नुमैर दिखाया डॉक्टर को, उसने फिर शादी एक लड़की को ख़राब करने के लिए क्यों की? जब उनको पता है कि मैं वालिद नहीं बन सकता तो क्यों हामी भरी थी। मैं अगेन कहता हूँ कि बेनिफिट ऑफ डाउट, चलो शादी के बाद ही पता चला होगा, लेकिन शादी को इतना सा तो नहीं होगा। मैं कहता मैं कहीं अरसे कितने साल से मैं इस आग में जल रहा हूँ, तो यकीनन शादी से पहले से पता था उसे। देखते हैं आगे जाके ड्रामा किस साइड पे जाता है। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए।